उपन्यास माय फर्स्ट मर्डर केस का 30वां और अंतिम भाग। लेखक जयदेव चावरिया, आवाज शौभिक पालित। जयदेव की कार एक घर के बाहर रुकी। सुबह के 6 बज गए थे। जयदेव कार से बाहर निकला। उसकी नजर घर की तरफ गई तो देखा घर काफी छोटा बस साधारण था। दरवाजे पर जाकर उसने जैसे ही दस्तक देनी चाहिए कि वैसे ही दरवाजा खुलता चला गया। जयदेव ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। जैसे ही गैलरी पार करके कमरे के अंदर आया तो देखा एक बड़ी टेबल थी जिस पर एक दारू की बोतल व कुछ नमकीन रखी हुई थी। जयदेव धीरे धीरे टेबल के नजदीक आया तो देखा कि टेबल पर एक उपन्यास पड़ा था। उसने उठा के देखा तो जयदेव बड़बड़ाया, ये साला तो अपने आप को तेजस्वी समझ रहा है। वर्दी वाला गुंडा उपन्यास पढ़ रहा है। ये भी मेरी तरह वेद प्रकाश शर्मा सर का बहुत बड़ा पंखा है। तभी रसोई से एक व्यक्ति कमरे के अंदर आया। अरे क्या देख रहे हो खिलाड़ी? अरे कुछ नहीं सोमदत्त जी, बस देख रहा हूँ कि आप भी मेरी तरह वेद सर के बड़े वाले पंखे हैं। सोमदत्त मुस्कुराते हुए बोला, वेद प्रकाश शर्मा सर के उपन्यास शुरू से लेकर अंत तक ऐसी पकड़ बना लेते हैं कि व्यक्ति अपने सारे जरूरी काम छोड़कर बस उपन्यास को खत्म करने में लग जाता है। थ्रिल सस्पेंस ऐसा होता है कि अगर एक बार हमने वेद सर के उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया तो पूरा उपन्यास पढ़े नहीं रहा जाता। अरे बस करो मेरे तेजस्वी, सारी दुनिया जानती है सबसे बेहतरीन लेखकों में से एक है अपने वेद सर। तुम्हारा काम वाकई काबिले तारीफ है। अगर तुम मेरे प्लान में शामिल नहीं होते तो मैं इंस्पेक्टर नवनीश से अपना इंतकाम कभी नहीं ले पाता। अरे जयदेव जी, क्यों मुझ जैसे छोटे शख्स को शर्मिंदा कर रहे हो? आपके साथ काम करना तो मेरा सौभाग्य है। आप जैसे खिलाड़ी आदमी अब है कहाँ इस दुनिया में। आपने हर चाल इस तरह से चली कि सामने वाला सोच रहा था कि वो चाल चल रहा है। जैसे आपने साक्षी के साथ खेल खेला, वो सोच रही थी कि आपने उसकी मदद की, बल्कि आप चाहते ही यही थे कि अशोक नंदा मर्डर केस कैसे न कैसे आपके हाथ में आए। आपने जानबूझकर सम्राट जासूस के नौकर कमल से झूठ बुलवाया कि आप उसके शिष्य हो, जबकि हकीकत तो यह है कि सम्राट जासूस तो आपको जानता तक भी नहीं है। अरे सोमदत्त जी, आप भूल रहे हैं, जिसके पास दिमाग है वो व्यक्ति इस दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति है। बात कमल को अपने वश में करने की तो लगभग हर कोई जानता है कि जासूसों की जिंदगी कैसी होती है। आज यहाँ राजनगर में कोई केस है तो कल पता नहीं देश के किस कोने में। मैंने इसी का फायदा उठाया। कमल को तो मैंने यही कह रखा था कि जब भी कोई व्यक्ति सम्राट सर से मिलने आए और वो घर पर ना हो तो उस व्यक्ति से मेरा नाम लेकर ये बोल देना कि सम्राट सर का शिष्य है। उनके पीछे से सारे केस इनका शिष्य ही देखता है और केस में से जो भी कमाई होगी उसमें तेरा भी हिस्सा होगा। आई बात दिमाग में? कमल को वश में कैसे किया? और अब आते हैं तुम्हारे ऊपर। मुझे जब पता चला कि तुम इंस्पेक्टर नवनीश से नफरत करते हो क्योंकि वो बस अपने आप को दिमागदार समझता था, तभी सोमदत्त अपने एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, वो साला किसी भी व्यक्ति के आगे मेरा अपमान कर देता था जैसे कि मेरी कोई औकात ही नहीं। मैं इंसान ना होकर जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हूँ। अरे सोमदत्त जी, क्यों परेशान हो रहे हो? अब वो साला पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अगर मैं चाहता तो उसे मार सकता था, पर जैसे कि तुम कह रहे थे कि वो तो उसकी मुक्ति होगी, सजा तो वो होती है जो तड़प तड़प कर मरे, ना कि एक बार में। जयदेव कुर्सी पर बैठा और एक सिगरेट सुलगाई, फिर 2-4 कश मारे। सोमदत्त कुर्सी पर बैठा और उसने 2 पैक बनाए। लो खिलाड़ी, आज का पहला जाम तुम्हारे नाम। फिर दोनों घूंट भरने लगे। आगे क्या प्रोग्राम है खिलाड़ी? जयदेव मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो शुरुआत हुई है। तभी कमरे में 4-5 नकाबपोश आ गए। सबके हाथ में देशी कट्टा थे। एक नकाबपोश बोला, अगर दोनों में से किसी ने भी जरा सी हिलने की कोशिश की तो समझो बिना टिकट के ही ऊपर पहुंचा देंगे। जयदेव अपनी जगह से हिला नहीं, बल्कि उसके होठों पर एक अत्यंत कुटिल मुस्कान थी, जैसे कि उसको पता हो कि अब आगे क्या होने वाला है। सोमदत्त के चेहरे पर खौफ देखा जा सकता था। उसका चेहरा एकदम पीला हो गया था। सोमदत्त धीरे से बोला, खिलाड़ी, ये 5 कौन है? जब सारा खेल खत्म हो चुका है तो ये कहां से आ गए? मैंने अभी कहा था ना कि यह तो अभी शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। तभी 5 नकाबपोश टेबल के पास आ गए। उनमें से एक बोला, तुम अपने आप को बहुत बड़े जासूस समझ रहे हो ना? बेटा भूल गया तेरे साथ क्या हुआ था? और एक बात सुन ले। उसने जेब से एक फोटो निकाला और टेबल पर फेंकते हुए बोला, पहचान कौन है इस फोटो में? जयदेव ने फोटो उठाई और देखने लग गया। फोटो देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बहन निशा मर चुकी है। तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। इसमें हमारा क्या फायदा होगा?
हमारे बॉस बोले कि जब तुम उस जासूस को मारो तो उस बेचारे को ये जरूर बता देना कि उसकी बहन जिंदा है, ताकि आखिरी समय में उसे कुछ तो खुशी मिल सके। जयदेव ने एकदम से सोमदत्त को आंख मारी। अगले ही पल पूरे कमरे में अंधेरा था। फिर एक साथ कई गोलियां चली, धाए धाए धाए। पूरा कमरा गोलियों की आवाज से गूंज गया। वातावरण में कई दर्दनाक चीखें गूंजी। फिर एकदम से गोलियां चलनी बंद हो गई। फिर अचानक लाइट आ गई। पूरे कमरे का बहुत बुरा हाल हो गया था। जगह जगह दीवारों में गोलियां धसी हुई थी। नकाबपोशों की लाशें नीचे फर्श पर पड़ी थी। जयदेव व सोमदत्त भी नीचे फर्श पर पड़े थे। जयदेव नाइट विजन चश्मे को अपनी आंखों से हटाया। उसके होठों पर अत्यंत प्यारी मुस्कान थी। मान गया तुम्हें खिलाड़ी, तुमने क्या खेल खेला। जैसे कि तुमने मुझे पहले ही बता दिया था कि आज कुछ आतिशबाजी होने वाली है। लाइट का मेन बटन अपने टेबल पर ही रखना। पांचों शुरू से ही मुझ पर नजरें रखे हुए थे। ये बात मैंने पहले ही टाल ली थी, तभी तो तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था। अगर पहले उनकी खबर नहीं होती तो आज यहाँ हमारी कब्र होती। जयदेव ने फोटो को करीब से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। अरे ये तुम रो क्यों रहे हो खिलाड़ी? नहीं सोमदत्त जी, ये तो खुशी के आंसू हैं। जयदेव भावुक होकर बोला, मेरी बहन निशा जिंदा है। मुझे सबसे पहले ये पता लगाना है कि मेरी बहन निशा कहाँ है। अरे खिलाड़ी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी बहन को जरूर ढूंढ लोगे। सबसे पहले मुझे जेल में इंस्पेक्टर नवनीश से मिलना होगा। शायद उसको पता हो कि मेरी बहन कहाँ है। पर एक बात ये बताओ खिलाड़ी कि इंस्पेक्टर नवनीश तुम्हारी मदद क्यों करेगा? बताएगा, जरूर बताएगा, क्योंकि उसके सामने जयदेव है, ना कि कोई लल्लू पंजू। जयदेव की आंखों में बस आग ही आग थी। अब शुरू होगा खेल खिलाड़ी का।